तो अगला टॉपिक है कि प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो हम देखते हैं कि प्रकाश का विवर्तन क्या है। व्यतिकरण जैसी घटनाओं का अध्ययन आपने किया है और ये भी महत्वपूर्ण चैप्टर है, और ये जो हेडिंग है विवर्तन की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। तो आपने जाना कि जो प्रकाश स्रोत है और प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश निकलता है, तो अगर प्रकाश स्रोत से कुछ दूरी पर एक पर्दा स्थित कर दें तो इस पर्दे पर प्रकाश स्रोत से निकला हुआ प्रकाश कुछ इस तरह से फैल जाता है। पर्दे पर इस तरह से प्रकाश दिखाई देगा इस स्रोत से जब प्रकाश निकलेगा। अब यहीं पर अगर हम प्रकाश स्रोत के मार्ग में एक अवरोध रख दें, ये हमारा क्या है, अवरोध है। अब इस अवरोध को रखने पर हम देखते हैं कि पर्दे के बड़े क्षेत्र में यहाँ पर छाया दिखाई देती है। जो ये छाया दिखाई देती है वो अवरोध के कारण दिखाई देती है, और यहाँ ऊपर भी आपको प्रकाश दिखाई देगा और नीचे भी आपको प्रकाश दिखाई देगा। तो जब हमने अवरोध रख दिया प्रकाश स्रोत के मार्ग में, तो पर्दे पर एक बड़ी सी छाया दिखाई दी। इसका मतलब है कि प्रकाश इस अवरोध के किनारों से क्या हुआ, मुड़ गया। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि हमारे पास प्रकाश स्रोत ये है और इस प्रकाश स्रोत से कुछ दूर पर हमने एक छिद्र कर दिया। इस तरह से एक पार्टीशन लगाया और उस पार्टीशन में इस तरह से छिद्र कर दिया और यहाँ पर ये पर्दा लगा दिया। तो हम देखते हैं कि इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश इस तरह से निकलेगा और इस तरह से निकलते हुए ऐसे पर्दे पर फैल जाएगा। तो जब इस तरह से पर्दे पर फैल जाएगा तो इतने जितने भाग पर फैलेगा, इतने भाग पर हम देखते हैं कि प्रदीप्त उत्पन्न होता है और ऊपर नीचे क्या हो जाता है, अंधकार हो जाता है। तो यहाँ पर भी कंडीशन ये हुई कि इस छिद्र से जो प्रकाश निकला वो क्या हुआ, इस अपने मार्ग से विचलित हो गया, यहाँ से मुड़ गया, फैल गया। ये इसका छिद्र का जो ये है दूरी है ये कम है और यहाँ पर ज़्यादा दूरी पर प्रकाश फैल गया। तो इन दोनों चित्र से स्पष्ट होता है कि जब किसी समान माध्यम में प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है तो हम देखते हैं कि जो पर्दे पर हमको प्रतिदीप्ति दिखाई दे रही है, प्रतिदीप्ति जो संपूर्ण भाग में उत्पन्न हो रही है, यदि प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच अपारदर्शी अवरोध रख देते हैं तो अवरोध की स्पष्ट छाया प्राप्त होती है, और यदि प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच में द्वारक या छिद्र कर देते हैं तो पर्दे के कुछ भाग पर प्रदीप्त क्षेत्र उत्पन्न होता है और कुछ भाग पर अंधकार दिखाई देता है। तो इसी प्रयोग के उपरांत इटली के एक वैज्ञानिक थे ग्रिमाल्डी। इटली के जो वैज्ञानिक थे वो थे ग्रिमाल्डी। तो ग्रिमाल्डी नामक वैज्ञानिक जो इटली के रहने वाले थे, उन्होंने 17वीं शताब्दी में इस प्रयोग के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि यदि अवरोधक अथवा द्वारक का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का हो तो प्रकाश अवरोध के किनारों पर मुड़ जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, अर्थात ऋजु रेखा पथ से विचलित हो जाता है। तो इस प्रयोग के उपरांत जो विचलन होने की ये घटना है, जो प्रकाश अपने मार्ग से मुड़ जाता है और मुड़ने की जो ये घटना है, इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। तो अब परिभाषा हम किस तरह से देंगे विवर्तन की, कि विवर्तन है क्या कि किसी अपारदर्शी अवरोध अथवा द्वारक के किनारों से
प्रकाश के मुड़ जाने की, प्रकाश के मुड़ जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। विवर्तन कहते हैं। तो ये तो हुई विवर्तन की घटना। तो जो विवर्तन की घटना हुई इसको हमने चित्र द्वारा भी समझा। अब व्याख्यात्मक रूप में हम किस प्रकार से देखते हैं कि विवर्तन की जो घटना है इसकी हम व्याख्या किस प्रकार से करते हैं। तो व्याख्यात्मक रूप में हम अध्ययन कर लेते हैं थोड़ा सा कि विवर्तन की जो परिभाषा है, तो ये तो परिभाषा तो ये हो गई, लेकिन इसकी व्याख्यात्मक रूप में इसका अध्ययन कैसे करेंगे कि हम जानते हैं कि विवर्तन की व्याख्या हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। आता समतल तरंगाग्र और आपने गोलीय तरंगाग्र, ये दोनों प्रकार के तरंगाग्र हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में आपने पढ़े हैं। तो इसी रूप में हम देखते हैं कि यदि एक द्वारक का आकार बड़ा है तो इस स्थिति में तरंग बिना प्रभावित हुए द्वारक से गुजर जाएगा, अतः इसका पथ सरल रेखा होगा। तो हम देखते हैं कि एक हमारे पास समतल तरंगाग्र है, इस तरह से ये हमारे पास समतल तरंगाग्र है, और जो हमारे पास द्वारक है वो द्वारक इतना चौड़ा है, जो छिद्र है वो छिद्र बड़ा है। और जब छिद्र बड़ा है तो इस स्थिति में जो तरंगें होंगी वो बिना विचलित हुए सीधे ऐसे निकल जाएंगी, और ऐसे निकलने के बाद जो समतल तरंगाग्र था वो समतल तरंगाग्र ही रहेगा, समतल तरंगाग्र। ऐसी कंडीशन में हमारा जो समतल तरंगाग्र है बड़े द्वारक से गुजरेगा तो सरल रेखा पथ पर सीधे गुजर जाएगा और उसके तरंगाग्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई समतल तरंगाग्र है और जो हमने द्वारक बड़ा किया था, अब हम द्वारक की चौड़ाई को छोटा कर देते हैं कि हमारे पास ये समतल तरंगाग्र है और इस समतल तरंगाग्र से प्रकाश तरंगें निकल रही हैं, लेकिन हमने जो द्वारक है उस द्वारक को अब छोटा कर दिया है। तो ये जब द्वारक छोटा हो जाएगा तो इस द्वारक से प्रकाश निकलेगा और प्रकाश निकलने के बाद वो ऐसे फैलना शुरू हो जाएगा। जब ऐसे फैलना शुरू हो जाएगा तो ये एक गोलीय तरंगाग्र बनेगा, ये बनेगा गोलीय तरंगाग्र। तो ये गोलीय तरंगाग्र का रूप ले लेगा। तो यदि द्वारक का आकार बहुत छोटा है तो इस स्थिति में आपतित प्रकाश का अधिकांश भाग गत्ते से परावर्तित हो जाएगा, क्योंकि ये छिद्र छोटा है तो यहाँ पर जो प्रकाश पड़ेगा वो आधा भाग परावर्तित हो जाएगा और कुछ भाग ही छिद्र से निकलेगा, तो अधिकांश भाग परावर्तित हो जाएगा। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार द्वारक से निर्गत प्रकाश गोलीय तरंगाग्र अथवा बेलनाकार तरंगाग्र के रूप में उसी चाल से आगे बढ़ेगा जिस चाल से समतल तरंगाग्र छिद्र की ओर गतिमान था। अब हम देखते हैं कि जो विवर्तन की घटना है, तो विवर्तन की घटना के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु विवर्तन की घटना में क्या है? तो विवर्तन की जो घटना है उसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि विवर्तन की घटना यांत्रिक तरंगों में, विद्युत चुंबकीय तरंगों में, डी ब्रोगली तरंगों में अर्थात सभी प्रकार की तरंगों में पाई जाती है। विवर्तन प्रकाश तथा ध्वनि तरंगों का भी अभिलाक्षणिक गुण है। तो कुल मिलाकर के ये हुआ पहले नंबर पर कि जो विवर्तन की घटना है वो सभी प्रकार की तरंगों में पाई जाती है। दूसरा क्या है कि विवर्तन की घटना अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगों में पाई जाती है। तो पहले नंबर से ही स्पष्ट हो रहा है कि जब हमने कहा कि विवर्तन की घटना सभी प्रकार की तरंगों में पाई जाती है और तरंगें आपकी चाहे विद्युत चुंबकीय तरंगें हों और या यांत्रिक तरंगें हों, दोनों प्रकार की तरंगों के दो ही गुण होते हैं, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य।
तो हम ये भी कह सकते हैं कि विवर्तन की घटना अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगों में पाई जाती है। अगला पॉइंट है कि विवर्तन की घटना में किसी पुंज का तरंग होना प्रमाणित होता है। विवर्तन की जो घटना हो रही है, किसी जो प्रकाश पुंज निकल रहा है वो तरंग के रूप में निकल रहा है और यह प्रमाण देता है कि, परंतु इससे स्पष्ट नहीं होता कि तरंग की प्रकृति कैसी है, अनुप्रस्थ है अथवा अनुदैर्ध्य है। क्योंकि जो विवर्तन की घटना हुई, जो प्रकाश निकला, जो प्रकाश का पुंज निकला, वो तरंग होना प्रमाणित करता है कि तरंग के रूप में तो निकलता है, लेकिन यह प्रमाणित नहीं करता कि यह जो तरंग के रूप में पुंज निकल रहा है यह अनुदैर्ध्य है या अनुप्रस्थ है। तो जो विवर्तन की घटना है उससे तरंग रूप प्रमाणित हुआ, लेकिन तरंग रूप में अनुप्रस्थ है या अनुदैर्ध्य है या प्रमाणित नहीं हुआ। विवर्तन की घटना का अनुभव तभी हम कर सकते हैं जब विवर्तन वस्तु का आकार तरंग की तरंग दैर्ध्य कोटि का हो। जैसे कि हम देखते हैं कि ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य 1.66 सेंटीमीटर से 16.6 मीटर लगभग होती है। वस्तुओं के आकार की कोटि की है। इसी कारण दैनिक घटनाओं में ध्वनि का विवर्तन प्रेक्षित होता है, अर्थात ध्वनि हमें सुनाई देती है मुड़ती हुई। हवा जब चलती है ध्वनि की तीव्रता को घटती और बढ़ती हुई हम प्रतीत करते हैं। हम किसी कमरे में बैठकर बाहर खड़े व्यक्ति की ध्वनि सुन लेते हैं, क्योंकि दरवाजों तथा खिड़कियों की विमाएं ध्वनि की तरंग दैर्ध्य कोटि की होने के कारण बाहर की ध्वनि विवर्तन द्वारा हमारे पास पहुंच जाती है। जैसे कमरे में हम बंद होकर के बैठे हुए हैं और अंदर कोई बात कर रहा है, तो दरवाज़ा है, खिड़की है और वहाँ पर जो थोड़ी सी जगह है, तो जो ध्वनि तरंगें हैं वहाँ से विवर्तित होकर के बाहर आ जाती हैं और हमें सुनाई देती है। तो इस तरह से ध्वनि तरंगों में भी विवर्तन की घटना पाई जाती है। तो ये हमने इस प्रकार से ध्वनि तरंगों प्रकाश में विवर्तन का अध्ययन किया और विवर्तन की जो ये घटनाएं हैं विभिन्न प्रकार की, तो उनका भी अध्ययन किया। अब हम जानते हैं कि विवर्तन कितने प्रकार का होता है। विवर्तन के प्रकार कितने हैं? विवर्तन के प्रकार, तो प्रकार कितने प्रकार का विवर्तन होता है? तो इसमें हम जानते हैं कि विवर्तन दो प्रकार का होता है। एक होता है फ्रेस्नेल विवर्तन, फ्रेस्नेल विवर्तन, और दूसरा होता है फ्राउनहोफर विवर्तन, फ्राउनहोफर विवर्तन। दो प्रकार का विवर्तन है, एक फ्रेस्नेल और दूसरा फ्राउनहोफर। तो जो फ्रेस्नेल विवर्तन है तो इसमें क्या है कि जब प्रकाश स्रोत अथवा पर्दा दोनों विवर्तक वस्तु से सीमित दूरी पर हो, जो हमने प्रकाश स्रोत रखा है और ये पर्दा बनाया है, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो दूरी सीमित हो, तो प्राप्त विवर्तन फ्रेस्नेल विवर्तन होता है। फ्रेस्नेल विवर्तन की जो कंडीशन आ गई वो स्रोत और पर्दे के जो दोनों के बीच की जो दूरी है वो कैसी है? सीमित है। अगर स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी सीमित है तो उसे कहेंगे फ्रेस्नेल विवर्तन। इस विवर्तन में आपतित और निर्गत दोनों तरंगाग्र बेलनाकार या गोलाकार होते हैं। प्रयोगशाला में इस विवर्तन के अध्ययन में किसी लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब चलते हैं फ्राउनहोफर विवर्तन में। तो फ्राउनहोफर विवर्तन क्या है कि जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दा दोनों विवर्तक वस्तु से अनंत दूरी पर हो, इसमें जो स्रोत होता है और जो पर्दा होता है, ये पर्दे दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है? अनंत है। और जब दूरी अनंत होगी तो इस प्रकार जो विवर्तन प्राप्त होगा वो फ्राउनहोफर विवर्तन प्राप्त होगा। और इस स्थिति में विवर्तक वस्तु पर आपतित और निर्गत तरंगाग्र समतल होता है, क्योंकि आपने तरंगाग्र में पढ़ा है कि तरंगाग्र कुछ दूरी आगे चलकर समतल हो जाता है। ये तरंगाग्र का पिछले वीडियो में आप अध्ययन कर चुके हैं। तो वही कंडीशन आ गई कि यहाँ पर पर्दे की जो दूरी है वो अनंत हो गई, अर्थात बहुत दूर तरंग जा रही है और बहुत दूर जाने पर तरंगाग्र क्या होता है? समतल हो जाता है। तो प्रयोगशाला में इस विवर्तन को प्राप्त करने के लिए दो लेंसों का प्रयोग
किया जाता है। व्यवहार में फ्राउनहोफर विवर्तन का अधिक महत्व है। अगले वीडियो में हम एकल झिल्ली द्वारा प्रकाश के विवर्तन का अध्ययन करेंगे, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है।